साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के मन में और दिमाग में करोड़ों सवाल। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, कितना समय लेगा और क्या जब यह लागू होगा तो बकाया एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों में से किन किन को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या पेंशनरों को भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर 2025 को रिटायरमेंट होने वाले केंद्रीय कर्मचारी, पैरामिलिट्री के कर्मचारी, सेनाओं के कर्मचारी, क्या इनको भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के करोड़ों प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। इनमें से कुछ का सवाल, कुछ का जवाब वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिया है। अब वो क्या क्या सवाल थे और किन सवालों का जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री ने, यह जानना आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं। साथियों, द इकोनॉमिक टाइम्स में यह खबर आई है आज, जिसमें कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जो टाइटल है इस खबर का, 8वें सीपीसी के लागू होने की तारीख, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बकाया राशि कब मिलेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और इन्होंने 5 पैरे में इसका जवाब दिया है। कई सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश कब लागू होगी। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें सीपीसी के कार्यक्षेत्र की वार को मंजूरी दी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और कुछ निदेशकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनका बकाया कब मिलेगा, इस बारे में न्यूनतम जानकारी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तिथि, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। हालांकि उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसे वास्तव में कब लागू किया जाएगा। तो साथियों, एक सवाल का तो आपको जवाब मिल गया होगा कि 18 महीने का समय दे दिया, पर कब लागू होगा यह कोई नहीं जानता। अगर 18 महीने का जो समय दिया है तो आप लगाओ कि 18 महीने तो 12 महीने तो 2026 के गए और 6 महीने 2027 के गए। उसके बाद में कम से कम 8 महीने या 9 महीने सरकार भी लेगी। सरकार क्यों लेगी? क्योंकि आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उसकी रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, कुछ उसमें जोड़ेगी, पर जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं, कुछ घटाती है तो उसमें उस रिपोर्ट में से कुछ घटाएगी कि फिटमेंट फैक्टर की अगर सिफारिश आयोग ने 3.68 की भी कर दी तो सरकार उसको घटा के नीचे लेके आएगी, एक उदाहरण के तौर पे। तो साथियों, इसमें भी 2028 चला जाएगा और भैया आप सबको मालूम है कि मई 2029 में लोकसभा के चुनाव, या तो लोकसभा के चुनाव से 2 महीने पहले मिलेगा या लोकसभा के चुनाव के अंदर जब आचार संहिता लगेगी तब सरकार देगी या उसके बाद में देगी। और जो संभावना है वो संभावना यही फिट बैठती है पिछले 11 साल की सरकार को देखते हुए कि चुनाव के समय ये देती है, क्योंकि ये तुरंत खिलाती है और उसको याद करने के लिए कि जिसने खाया है वो याद रखेगा और अंगूठा मारेगा वोट के ऊपर। तो ये सरकार की करनी और कथनी आप पिछले 11 सालों से देख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया वेतन मिलने की संभावना है, जैसे कि पिछले वेतन आयोगों में होता आया है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी? संसद में प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने वित्त मंत्रालय और राज्य मंत्रालय
के पंकज चौधरी से पूछा कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत करेगा और केंद्र सरकार उन्हें कब लागू करेगी। श्री पंकज चौधरी जी ने संसद में उत्तर दिया, 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित प्रस्ताव के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। सरकार का वही तोते के द्वारा रटा हुआ वही जवाब सबको मिल रहा है। 8वें सीपीसी की बकाया तिथि। हालांकि 8वें सीपीसी की प्रभावी अवधि 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी तिथि अधिसूचित नहीं की है। ये जो बात इसमें आ रही है, जो गोदी मीडिया, जो सोशल मीडिया कह रही है या कोट टाई वाले यूट्यूबर कह रहे हैं, जो 8वें वेतन आयोग के वैज्ञानिक या बड़े बड़े विशेषज्ञ बने हुए हैं, वो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को गुमराह कर रहे। साथियों, अब सरकार 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग का बकाया देगी या नहीं देगी, इसकी कोई भी जानकारी 3 नवंबर 2025 को जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें नहीं दी गई है। इससे पहले आप देखोगे 7वां वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में उसमें साफ साफ लिखा था 1 जनवरी 2016 से बकाया मिलेगा। पर अब की बार जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें 1 जनवरी 2026 को छुपाया गया, मतलब उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। अब कोई ये गारंटी दे रहा है या ये मोहर मार रहा है कि 8वां वेतन आयोग चाहे 3 साल के बाद में लागू हो पर बकाया 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, तो भैया मैं कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये वही सरकार है जो 15-15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को दे रही, और बाद में जब सरकार बनी तो सबको मालूम है कि वो तो रैलियों में बोलने की चीजें होती हैं, लोगों को गुमराह करने की चीजें होती हैं। उसके बाद में अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो आपको पता है कि ओआरओपी का क्या किया है। ओआरओपी मतलब 1 रैंक ऑन पेंशन इस सरकार ने नहीं की। इस सरकार ने इस ओआरओपी की परिभाषा बदल दी, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन। साथ ही साथ सरकार ने ओआरओपी तो जवान जीशो से छीनी, उसने एनएफयू भी जवानों से छीन लिया जो अफसरों को मिल गया 3 ओआरओपी रिवीजन में। उसके बाद में जो मिलिट्री सर्विस पे ब्रिगेडियर रैंक तक होती थी उसको बढ़ाकर ओआरओपी 3 में उसको लेफ्टिनेंट जनरल तक कर दिया। साथियों, इसके बाद में सरकार ने जो डिसेबिलिटी पेंशन, जो एक सम्मान, इसका शारीरिक मुआवजा है शरीर घायल होने का, हमारे शरीर के अंग भंग जो खराब हो जाते हैं, गोलियां बम से जो चले जाते हैं, हमारे शरीर से निकल जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा भेदभाव अगर किसी ने किया तो यही सरकार है। आज एक जवान जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, उसको डिसेबिलिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भीख मिल रही है। पर एक तरफ एक वर्ग को 2,54,000 रुपये मिल रही है, थाली में सजा के दे रही। अब जब बात आई कि जो 2,54,000 रुपया पर मंथ डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और साल भर में डीए मिला के जो 40 से 45 लाख रुपए ले रहे हैं, अब उनको टैक्स के दायरे में लेके आया जा रहा है, तो सरकार की फिर वही लोग हड्डी बन गई कि सरकार जवानों के साथ में अन्याय कर रही है। कौन से जवानों के साथ में तो 80 साल से अन्याय ही होता आया हुआ। यह अन्याय सिर्फ एक वर्ग के साथ में, पर वो वर्ग 50 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन लेने के बाद में भी 40-50 हजार रुपया टैक्स नहीं दे सकता। ये लेना जानते, देना नहीं जानते। पर सरकार, देख लेना, मैं लिख के देता हूं, सरकार इस डिसेबिलिटी टैक्स को वापिस भी लेगी और इनको इनाम भी देगी। 50 लाख की जगह 8वें वेतन आयोग में 1 करोड़ तो डिसेबिलिटी पेंशन हो जाएगी। सर्विस पेंशन मिलाने के बाद में भी 2 करोड़ पूछ जाएगी। इतना बड़ा पैकेज
विश्व में किसी भी नौकरी में नहीं होगा, यहां तक प्राइवेट नौकरियों में भी नहीं होगा। इतना बड़ा पैकेज, मतलब लूट मची हुई है इस देश के संसाधनों पे। गरीब गरीब होता जा रहा है। जो मजदूर किसान के बच्चे जो सेनाओं में जाके देश की रक्षा कर रहे, उनकी तनख्वाह भी इतनी मिलती है कि वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, 21,700 रुपया। पर वो गोलियों में रहते हैं तो ये सरकार उनका भी ध्यान नहीं रखती। वाई वाई करने में और रैलियों के अंदर या आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे के ऊपर फोटो खिंचवाने में मेरा मेरा जवान कर करके इन्होंने एक शोषण किया है आज तक। 8वें सीपीसी वेबसाइट का शुभारंभ सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित की है कि 8वें वेतन आयोग का कहना है कि सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार 16 मार्च 2026 तक है। यानी कि 16 मार्च 2026 तक कोई भी केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन या कोई भी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत कोई कर्मचारी पेंशनर 16 मार्च तक इस वेबसाइट पर अपने सुझाव भेज सकता है। सुझाव क्या? महंगाई को देखते हुए आपका वेतन और पेंशन कितनी होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, अलाउंस कितना होना चाहिए। अगर कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है तो वो रेलवे के अंदर जिस तरह का वो अपनी जीवन गुजार रहा है रेलवे में, उसके किस किस प्रकार के अलाउंस होने चाहिए और कितना अलाउंस बढ़ना चाहिए। इसी तरह के सुझाव, उसी तरह से अगर हमारे जो सैनिक भाई हैं, पूर्व सैनिक भाई हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं। सैनिकों के संगठन सुझाव दे सकते हैं कि ओआरओपी परमेश्वर को मिले, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान हो, मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो, एक्स पे एक समान हो, जो अलाउंस हैं इंसर्जेंसी के, ग्लेशियर के, गोताखोर के, जो भी हैं, पैरासूट के, पता नहीं कितने सैकड़ों अलाउंस है, वो एक समान होनी चाहिए। इसके बाद में जो फैसिलिटी है, सीएसडी है, इसी तरह है, वो भी एक समान होना चाहिए। और खासकर सीएसडी तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए जो जिनकी पेंशन बहुत कम है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है। अब सीएसडी की फैसिलिटी भी उनको दी जा रही है जिनकी पेंशन ही डीए मिला के 2.5 लाख रुपये। अब प्रधानमंत्री ने एक, मेरे याद है जब ये नए नए आए थे तो इन्होंने गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी छोड़ने के लिए बोला था, तो करोड़ों लोगों ने छोड़ दी और आज फिर प्रधानमंत्री को मौका मिला तो सबकी सब्सिडी खींच ली, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सबकी। तो इसी तरह से जो अमीर हैं उनको ये जो सीएसडी है, इसे सच है, ये छोड़ने चाहिए, ये देश हित में भी छोड़नी चाहिए साथियों। क्योंकि एक तबका अमीर है और एक तबका बिल्कुल अपना गुजारा कर रहा है। मतलब हम उसको मध्यम वर्ग में भी नहीं कह सकते, मिडिल क्लास में भी नहीं कह सकते, उससे वो नीचे। आप खुद देखो, एक सिपाही से लेके एक सूबेदार मेजर की जो पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 33,000 रुपया है। और अगर हम बात सेनाओं की रीढ़ की हड्डी की करें, सिपाही से हवलदार की, जो जिनका संख्या बल भी तकरीबन 84 या 85% है, उनकी पेंशन क्या है? 18,000 से 22,000 रुपया। कोई ज्यादा तो नहीं है। जब पेट्रोल के दाम 100 रुपये चल रहे हैं, जब सब्जियों के दाम, जब कपड़ा, मकान बनाने के लिए सीमेंट, कंकर, पत्थर के दाम कहां पहुंच गए। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।